मैं आचार्य डॉक्टर मदनपति त्रिपाठी, ज्योतिष मर्मज्ञ, आज इस अपनी ज्योतिष श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं कुंडली में उपस्थित मात्र 3 ऐसे योगों की चर्चा करूँगा जिनमें से यदि कोई एक भी योग पूर्ण रूप से आपकी कुंडली में विद्यमान है तो गारंटी है आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। साथ ही इस योग के कारण व्यक्ति को सुख, समृद्धि और ऐश आराम, गाड़ी, बंगला, धन संपत्ति आदि की कमी नहीं होती। दसों हजार से भी अधिक जन्मपत्तियों में मैंने इस योगों का अचूक प्रभाव देखा और अनुभव किया है और ज्योतिषियों को भी यही परामर्श देता हूँ कि सबसे पहले कुंडली में फलादेश इन्हीं योगों के आधार पर करें। मैं प्रमाणहीन निराधार फलादेश नहीं करता। मेरे सामने ज्योतिष के अद्भुत ग्रंथ सारावली, जातक पारिजात, बृहत संहिता, बृहत पाराशर होरा शास्त्र तथा उत्तर कालामृति आदि ग्रंथ खुले पड़े हैं। मैं इनके आधार पर संबंधित योगों की चर्चा करूंगा। साथ ही अतिरिक्त रूप से अपना मत भी प्रस्तुत करूंगा। किंतु इसके पूर्व यह कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। तो बिना समय गवाए प्रस्तुत है सबसे पहले लक्ष्मी नारायण योग। इसका चार्ट सामने प्रस्तुत है। बृहत पाराशर होराशास्त्र, बृहत संहिता एवं उत्तर कालामृत के अनुसार जब कुंडली के किसी भी भाव में बुध और शुक्र ये दोनों ही ग्रह एक साथ विराजमान हों तो कुंडली में महालक्ष्मी नारायण योग बनता है। किंतु अगर इन दोनों ग्रहों की युति केंद्र अर्थात पहले, चौथे, 7वें अथवा 10वें भाव में या त्रिकोण यानी पहले, 5वें, 9वें भावों में से किसी एक भाव में हो तो इससे अत्यंत उत्तम तथा शुभ फलकारी महालक्ष्मी नारायण योग बनता है। वहीं यदि यह योग 6वें, 8वें या 12वें भाव में हो तो यह उत्तम महालक्ष्मी नारायण योग नहीं कहलाता है। यवन जातकम तथा ज्योतिष रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार अगर शुक्र और बुध एक दूसरे को परस्पर पूर्ण दृष्टि से देख रहे हों, भले ही अलग अलग भाव में हों, तो भी महालक्ष्मी नारायण योग बनता है। लेकिन अब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। दृष्टि के आधार पर बनने वाला यह दूसरा वाला योग व्यवहार में और फल में उतना घटित नहीं होता है तथा इसकी उतनी मान्यता भी नहीं है। अतः युति के आधार पर बनने वाला पहला वाला महालक्ष्मी नारायण योग ही श्रेष्ठ है। किंतु इन दोनों ही प्रकार के महालक्ष्मी नारायण योग के फलीभूत होने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं जिसके बिना यह योग अधूरा हो जाता है। वे शर्तें इस प्रकार हैं। पहली शर्त तो यह है कि बुध और शुक्र इन दोनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि दोनों में से कोई भी ग्रह नीच अवस्था में नहीं होना चाहिए।
तीसरी शर्त है कि बुध और शुक्र दोनों ही ग्रह कारक अवस्था में होना चाहिए। चौथी शर्त है कि बुध और शुक्र की डिग्री 10 से 21 के बीच में होनी चाहिए। और आखिरी शर्त है कि बुध और शुक्र ये दोनों ही ग्रह कुंडली में मारक नहीं होने चाहिए, मारक स्थान के स्वामी नहीं होने चाहिए। यदि यह शर्तें पूरी तरह पूरी हो रही हैं तो ऐसा व्यक्ति करोड़पति तो क्या, जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल रहता है, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी प्रदाता तथा बुध ग्रह विष्णु के प्रतीक हैं। इसीलिए इस योग को महालक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। यदि बुध और शुक्र की इस युति पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो तो फिर पूछना ही क्या, यह बहुत ही उत्तम योग होगा, जो विलक्षण बुद्धि, मिट्टी छूते सोना बन जाने वाला तथा महापुरुष एवं लोक प्रसिद्ध बनाने वाला, अपार धन संपत्ति सुख समृद्धि देने वाला योग है। अब प्रस्तुत कर रहा हूँ दूसरा योग, जिसका नाम है गज केसरी या राजलक्षण योग। तो प्रस्तुत है यह चार्ट गज केसरी या राजलक्षण योग का। तो कहना चाहूँगा कि मैं औरों की तरह हवा में बातें नहीं कहता, प्रमाणों और प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर कोई बात कहूँगा, तत्पश्चात अपना मत भी प्रस्तुत करूँगा। इस क्रम में बृहद जातक, बृहद पाराशर होराशास्त्र तथा जातका भरण में उल्लिखित कारिकाओं के अनुसार यह योग तब बनता है जब लग्न कुंडली के किसी भाव में बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ बैठे हों। जैसे यहाँ चतुर्थ भाव में बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। किंतु यह तो सामान्य परिभाषा है। वास्तव में जब बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ केंद्र में अर्थात पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव में एक साथ बैठे हों, अथवा त्रिकोण भाव 5वें, 9वें भाव में एक साथ बैठे हों, तो गज केसरी राजलक्षण योग बनता है। परंतु यदि यह राजलक्षण योग त्रिक भाव अर्थात 6वें, 8वें या 12वें भाव में बन रहा हो तो यह योग फलदायी नहीं होता, अर्थात तब इसके अच्छे फल नहीं मिलते हैं। ज्योतिष के सारावली ग्रंथ का तो यह भी कहना है कि अगर लग्न कुंडली में चंद्रमा से चतुर्थ या सप्तम या 10वें भाव में बृहस्पति हो तो भी गज केसरी योग बनता है। लेकिन मेरे मत में यह योग सर्वमान्य और अधिक प्रचलित नहीं है, इसीलिए पहला वाला युति योग ही सर्वमान्य है। लेकिन युति और दृष्टि इन दोनों में से किसी से भी बनने वाला गज केसरी योग के फलदायी होने के लिए कुछ शर्तें हैं, जिसके बिना यह योग निष्फल साबित होता है। वे शर्तें इस प्रकार हैं। पहली शर्त तो यह है कि बृहस्पति और चंद्रमा इन दोनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह अस्त न हो। दूसरी शर्त है कि दोनों में से कोई भी ग्रह नीच अवस्था में न हो। तीसरी शर्त है कि बृहस्पति और चंद्रमा ये दोनों ही ग्रह कारक हों। चौथी शर्त है
कि बृहस्पति और चंद्रमा की डिग्री 10 से 21 के बीच में हो, और आखिरी शर्त है कि बृहस्पति और चंद्रमा ये दोनों ग्रह मारक भावों के स्वामी न हों। मेरे अनुभव में आया है कि जब बृहस्पति ग्रह संबंधित लग्न के लिए शुभ फलदायक हों, अर्थात लग्न और लग्नेश से अच्छे संबंध हों, तभी गजकेसरी योग शुभ फलदायक होता है। गज अर्थात हाथी जैसा आत्मविश्वास तथा केसरी अर्थात सिंह जैसी शक्ति जो दोनों एक राजा में होती है, ऐसे अद्भुत राजयोग का सृजन कर एक राजा के समतुल्य सब कुछ प्रदान करने वाला यह योग होता है गज केसरी राजलक्षण योग। लेकिन यह तभी जब हर तरह से पूर्ण गज केसरी योग बन रहा हो। यदि लग्न के आधार पर देखें तो वृश्चिक और मीन लग्न की कुंडली में यह गज केसरी योग अत्यधिक शुभ फलदायक होता है, तो वहीं कर्क और मेष लग्न में यह योग लेकिन अधिक शुभ फलदायक होता है। अब बात कहते हैं महालक्ष्मी योग की, जिसकी चर्चा करने के पूर्व मैं महालक्ष्मी योग का यह चार्ट आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ महालक्ष्मी योग 10वें भाव में बन रहा है। तो महालक्ष्मी योग के बारे में ज्योतिष की अद्भुत ग्रंथ जातक पारिजात, लघु पाराशरी तथा उत्तर कालामृत के अनुसार जब जातक की लग्न कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा और मंगल एक साथ होते हैं, चंद्रमा और मंगल एक साथ होते हैं तो महालक्ष्मी योग बनता है। जैसे इस चार्ट की कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ हैं, किंतु यह योग व्यक्ति को तब सबसे अच्छे फल देता है जब चंद्रमा और मंगल एक साथ द्वितीय भाव या नवम भाव या 10वें भाव या एकादश भाव में विराजमान हों। इस कुंडली में भी चंद्रमा और मंगल 10वें भाव में विराजमान हैं, अतः महालक्ष्मी योग यहाँ बन रहा है। लेकिन यहाँ भी महालक्ष्मी योग के फलदायी होने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त है कि चंद्रमा और मंगल इन दोनों में से कोई ग्रह नीच अवस्था में नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि इन दोनों में से कोई ग्रह अस्त न हो, और तीसरी शर्त है कि दोनों ही ग्रह कारक हों। चौथी शर्त है कि दोनों में से कोई भी ग्रह मारक भाव का स्वामी न हो, और आखिरी शर्त है कि ये दोनों ही ग्रह का लग्न और लग्नेश से, इन दोनों ही ग्रह का चंद्रमा और मंगल इन दोनों ही ग्रह का लग्न और लग्नेश से अच्छे संबंध हों। सारावली और ज्योतिष रत्नाकर ग्रंथ के अतिरिक्त इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि जब लग्नेश त्रिकोण यानी पंचम भाव या नवम भाव में हों तथा द्वितीयेश एकादश भाव में हों, तब भी महालक्ष्मी योग का सृजन होता है। किंतु मेरे मत से व्यवहार में देखा गया है कि यह दूसरे प्रकार का योग उतना प्रचलित नहीं है। आप सभी की जन्मपत्ति में यह सब योग मिलें
ऐसी हमारी कामना है, क्योंकि इन योगों में महालक्ष्मी के कृपा से धन समृद्धि की असीम अमृत वर्षा होती है। इसी के साथ यह प्रकरण समाप्त करता हूँ। कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।